हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एसवी टिप्स एंड ट्रिक्स में। फ्रेंड्स, आज हम आप सभी को साइकोलॉजी के क्लास 4 के बारे में बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के महत्वपूर्ण सेशन को। आज का सेशन है अधिगम, यानी लर्निंग क्या है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपने दोस्तों में क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। अधिगम क्या है? प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन नए नए अनुभवों को एकत्रित करता है। इस नए अनुभवों से उसके व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार नए अनुभव एकत्रित करना तथा इनसे व्यवहार में परिवर्तन आने की प्रक्रिया ही क्या है? अधिगम है। अधिगम प्रक्रिया क्या होती है? वह निरंतर चलने वाली होती है और सार्वभौमिक होती है। ठीक है, इससे यह स्पष्ट होता है कि सीखना अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। कुछ साइंटिस्ट ने अपने अपने मत को रखा है, जैसे स्किनर महोदय ने रखा है कि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। स्किनर ने कहा कि अधिगम जो है वह व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की क्या है? एक प्रक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट है उडवर्थ। उडवर्थ ने कहा कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही अधिगम है। यानी नए नए ज्ञान को प्राप्त करना और नए नए ज्ञान को साझा करना एक दूसरे के साथ, वही क्या है? उडवर्थ की डिफिनेशन है। ठीक है, नेक्स्ट है क्रो एवं क्रो। इन्होंने कहा कि आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। ठीक है, नेक्स्ट है गिलफोर्ड। गिलफोर्ड ने कहा कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। नेक्स्ट है गेट्स व अन्य के अनुसार। इन्होंने कहा कि अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। नेक्स्ट है मॉर्गन एवं गिलीलैंड के अनुसार। इन्होंने कहा कि सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप प्राणी के व्यवहार में परिवर्तन है, जो प्राणी द्वारा कुछ समय के लिए धारण किया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग लाइक और शेयर जरूर करिए। आगे देखते हैं, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? पूर्व अधिगम, विषय वस्तु का स्वरूप, विषय के प्रति मनोवृत्ति, सीखने की इच्छा, सीखने की विधि, अभिप्रेरणा, वातावरण, थकान, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, वंशानुक्रम। ये सभी क्या है? अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है अधिगम के सिद्धांत। उसका उपनाम क्या है? उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत। नेक्स्ट है अधिगम बंध का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, और लास्ट है एसआर थ्योरी का सिद्धांत, यानी एसआर थ्योरी। ये सभी जो है किसने दिया था? तो थॉर्नडाइक महोदय ने। किसने दिया था? थॉर्नडाइक महोदय ने। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे यह सिद्धांत प्रसिद्ध अमेरिकी वैज्ञानिक एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक का पूरा नाम है एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, द्वारा प्रतिपादित किया गया। यह सिद्धांत थॉर्नडाइक द्वारा सन 1913 में दिया गया। थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान में इस सिद्धांत का वर्णन किया। नेक्स्ट है थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया था?
तो भूखी बिल्ली पर किया था। भूखी बिल्ली को जिस बॉक्स में बंद किया उस बॉक्स को पंजल बॉक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंजल बॉक्स। भोजन या उद्दीपक के रूप में थार्नडाइक ने मछली को रखा। थार्नडाइक का प्रयोग उन्होंने भूखी बिल्ली पर कैसे प्रयोग किया, इसके बारे में जानते हैं। थार्नडाइक ने अपना प्रयोग भूखी बिल्ली पर किया। बिल्ली को कुछ समय तक भूखा रखने के बाद एक पिंजरे में बंद कर दिया, जिसे पंजल बॉक्स कहते हैं। पिंजरे के बाहर भोजन के रूप में थार्नडाइक ने मछली का एक टुकड़ा रखा। पिंजरे के अंदर एक लीवर यानी बटन लगा हुआ था, जिसे दबाने से पिंजरे का दरवाज़ा खुल जाता था। भूखी बिल्ली ने भोजन को प्राप्त करने व पिंजरे से बाहर निकलने के लिए त्रुटिपूर्ण प्रयास किया। बिल्ली के लिए भोजन उद्दीपक का काम कर रहा था और उद्दीपक के कारण बिल्ली प्रतिक्रिया कर रही थी। उसने अनेक प्रकार से बाहर निकलने का प्रयास किया। किसने किया था? बिल्ली ने किया था। एक बार संयोग से उसके पंजल से लीवर दब गया। लीवर दबने से पिंजरे का दरवाज़ा खुल गया और भूखी बिल्ली ने पिंजरे से बाहर निकलकर भोजन को प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो थार्नडाइक ने इस प्रकार प्रयोग को बार बार दोहराया तथा देखा कि प्रत्येक बार बिल्ली को बाहर निकलने में पिछली बार से कम समय लगा और कुछ समय बाद बिल्ली बिना किसी भी प्रकार की भूल के एक ही प्रयास में पिंजरे का दरवाज़ा खोल ली। इससे स्पष्ट होता है कि उद्दीपक और अनुक्रिया में संबंध स्थापित होता है। ठीक है, नेक्स्ट थार्नडाइक के नियम। थार्नडाइक के मुख्य नियम कितने थे और गौड़ नियम कितने थे? तो थार्नडाइक के जो मुख्य नियम थे वो 3 थे और जो गौड़ नियम थे वो 5 थे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि मुख्य नियम कौन कौन से हैं। पहला है तत्परता का नियम। यह नियम कार्य करने से पूर्व तत्पर या तैयार किए जाने पर बल देता है। यदि हम किसी कार्य को सीखने के लिए तत्पर होते हैं तो उससे शीघ्र ही सीख लेते हैं। तत्परता में कार्य करने की इच्छा निहित है। ध्यान केंद्रित करने में भी तत्परता सहायता करती है। कहने का मतलब ये है, यदि हम मैथ सॉल्व कर रहे हैं, जिज्ञासु हैं मैथ सॉल्व करने के लिए, तो क्या होगा, हम उसको सॉल्व करेंगे और यदि उससे हम दूर भागेंगे तो वह भी मुझसे दूर भागेगा। इसलिए कि हमें किसी भी सब्जेक्ट से दूर नहीं भागना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप सभी को सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप सभी लाइक और शेयर व अपने दोस्तों में सब्सक्राइब भेजें ज़रूर। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है अभ्यास का नियम। यह नियम किसी कार्य या सीखी गई विषय वस्तु के बार बार अभ्यास करने पर बल देती है। यदि हम किसी कार्य का अभ्यास करते हैं तो उसे सफलतापूर्वक सीख सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसको हम यदि बार बार रिपीट करते हैं तो उससे क्या होता है, वह सब्जेक्ट हमारा और भी मजबूत हो जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम सभी को अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है प्रभाव का नियम। इस नियम को संतोष तथा असंतोष का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार जिस कार्य को करने से प्राणी को सुख व संतोष मिलता है उस कार्य को वह बार बार करना चाहता है और इसके विपरीत जिस कार्य को करने से दुख या असंतोष मिलता है उस कार्य को वह दोबारा नहीं करना चाहता। ठीक, आगे देखते हैं गौड़ नियम। पहला है बहुप्रतिक्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार जब प्राणी के सामने कोई परिस्थिति या समस्या उत्पन्न होती है तो उसका समाधान करने के लिए वह अनेक प्रकार की प्रतिक्रिया करता है और इन प्रतिक्रियाएं को करने का क्रम तब तक जारी रहता है जब तक कि सही प्रतिक्रिया द्वारा समस्या का समाधान या हल प्राप्त न हो जाए। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत इसी नियम पर आधारित है। किस नियम पर आधारित है? बहुप्रतिक्रिया के नियम पर। ठीक है, नेक्स्ट है मनोवृत्ति का नियम। इस नियम को मानसिक विन्यास का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार जिस कार्य के प्रति हमारी जैसी आवृत्ति या मनोवृत्ति होती है
उसी अनुपात में हम उसको सीखते हैं। यदि हम मानसिक रूप से किसी कार्य को करने के लिए तैयार नहीं हैं तो या तो हम उसे करने में असफल होंगे या अनेक त्रुटियां करते हैं और बहुत विलंब से करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आंशिक क्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार किसी कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करने से कार्य सरल और सुविधाजनक बन जाता है। इन भागों को शीघ्रता और सुगमता से करके संपूर्ण कार्य को पूरा किया जाता है। इस नियम पर अंश से पूर्ण की ओर का शिक्षण का सिद्धांत आधारित किया जाता है। नेक्स्ट सादृश्यता का नियम। इस नियम को आत्मीकरण का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्मीकरण का नियम भी कहते हैं। यह नियम पूर्व अनुभव पर आधारित है। जब प्राणी के सामने कोई नवीन परिस्थिति या समस्या उत्पन्न होती है तो वह उससे मिलती जुलती परिस्थिति या समस्या का स्मरण करता है जिसका वह पूर्व में अनुभव कर चुका है और नवीन ज्ञान को अपने पूर्व ज्ञान का स्थायी अंग बना लेता है। नेक्स्ट है साहचर्य परिवर्तन का नियम। इस नियम के अनुसार एक उद्दीपक के प्रति होने वाली अनुक्रिया बाद में किसी दूसरे उद्दीपक से भी होने लगती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि पहले कभी की गई क्रिया को उसी के समान दूसरी परिस्थिति में उसी प्रकार से करना। इसमें क्रिया का स्वरूप तो वही रहता है परंतु परिस्थिति में परिवर्तन हो जाता है। नेक्स्ट, थॉर्नडाइक ने पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन को ही साहचर्य परिवर्तन के नियम के रूप में व्यक्त किया। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं तक। यदि आप सभी को क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। ऑल दी बेस्ट।